रात के 2 बजे कन्हैया लाल जी रसोई में जाकर हौले हौले बर्तनों को टटोल रहे हैं। कहीं कोई खाने की चीज मिल जाए और इस पेट की आग को शांत किया जाए। भूख के मारे ऐसा लगता है कि अतड़ियों में गांठ पड़ गई है। पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है, लेकिन कहीं कोई खाने का सामान नहीं मिला। लेकिन एक छोटी सी गुड़ की डली मिली। कन्हैया लाल जी ने गुड़ की डली खाई, पानी पिया और चुपचाप से अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। गुड़ और पानी से थोड़ा राहत मिली, लेकिन पेट में फिर वही गुड़गुड़ाहट। अब वह सुबह होने का इंतजार करने लगे। बहू बेटा अपने कमरे में एसी की हवा में सुकून की नींद ले रहे थे, लेकिन कन्हैया लाल जी की आंखों में तो नींद दूर दूर तक नहीं थी। कुछ घंटों बाद बाहर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आने लगी। कन्हैया लाल जी मन ही मन सोचने लगे, अब कांताबाई आएगी, सबको चाय बनाकर देगी तो मुझे भी एक कप चाय मिलेगी। कांता से कहकर कुछ खाने को भी मांग लूंगा, लेकिन समय गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कब 7 बजेंगे, कब कांता आएगी? कन्हैया लाल जी से इंतजार ही नहीं हो रहा था। उन्होंने दबे कदमों से हॉल में जाकर दीवार पर टंगी दीवार घड़ी पर नजर डाली तो देखा 8 बज रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, यह कांता अभी तक क्यों नहीं आई? फिर उन्हें याद आया, आज तो रविवार है और रविवार के दिन कांता 10 बजे आती है। कांता घर की परमानेंट नौकरानी है। वह सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक घर के सारे काम करती है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं, लेकिन बहू बेटे की तो रात ही खत्म नहीं हुई है। रात को 1 बजे तक फिल्म देखते हैं, बंद कमरे में जाने क्या क्या खाते हैं। उनका क्या है, उनका तो पेट भी भरा है और दिमाग भी। अपना तो पेट भी खाली है और दिमाग भी। पेट खाने की वजह से खाली है और दिमाग इसलिए खाली है क्योंकि दिन भर बाहर से कुर्सी पर बैठा रहता हूँ। ना टीवी देखता हूँ, ना रेडियो सुनता हूँ और ना ही अखबार पढ़ता हूँ, क्योंकि यह सब मेरे लिए नहीं है, वह सब बेटे और बहू के लिए है। दिमाग की भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई मनोरंजन तो होना ही चाहिए। घर से बाहर जाने की भी मनाही है। बेटा बहू कहते हैं, यहाँ लोग ऐसे ही किसी के भी घर नहीं जाते हैं। यह गांव नहीं है जो आधे से ज़्यादा दिन दूसरों के घरों में गुजार देते हैं। यह शहर है, यहाँ लोग अपने मतलब से मतलब रखते हैं। कन्हैया लाल जी सोच में डूबे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो दूध वाला था। कन्हैया लाल जी ने रसोई से बर्तन लाकर दूध वाले से दूध लिया। दूध को देखकर उनके मन में लालच आ गया। पेट की भूख ने उन्हें बेहाल तो पहले से ही कर रखा था। रात को बहू ने सिर्फ आधी रोटी और आलू की सब्जी के 2 टुकड़े दिए थे, यह कहकर कि इस उम्र में कम खाना चाहिए और वैसे भी रात को कम ही खाना चाहिए। पतीले में दूध देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उसमें से एक गिलास दूध निकाला और वैसे ही पी गए। बाकी बचा दूध उन्होंने रसोई में रख दिया। 10 बज चुके थे। बेटे बहू की भी नींद पूरी हो गई थी और कांता भी आ गई थी। कांता हाथ धोकर रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। कन्हैया लाल जी मन ही मन डर रहे थे, जाने कब कांता बाई दूध के लिए बोल दे कि दूध आज इतना कम कैसे है। जिसका डर था वही हुआ। कांता बाई ऊंची आवाज में बोली, बीबी जी, आज गिरधारी दूध कम देकर गया है क्या? बहू रसोई में जाकर बोली, कितना कम देकर गया है? कांताबाई दूध का पतीला दिखाते हुए बोली, पूरा 1 गिलास। मैं रोज दूध नापती हूँ तो 6 गिलास निकलता है, लेकिन आज 5 ही गिलास है। ऐसा भी नहीं है कोई गिलास छोटा या बड़ा हो, सारे गिलास एक बराबर हैं। बहू बोली, आज दूध बाबूजी ने लिया था तो बाबूजी से ही पूछती हूँ। बाबूजी, बाबूजी कहाँ चले गए जाने? काम के समय इनका तो कोई पता नहीं रहता है। चलो मैं गिरधारी से ही फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। बहू गिरधारी को फ़ोन करती है। हेलो, हेलो गिरधारी, मैं मकान नंबर 505 से रेखा मैडम बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ, बोलिए मैडम, बोलिए। गिरधारी, आज तुमने दूध कम क्यों दिया? तुम्हें पता है न, आज संडे है और आज हम घर पर ही रहते हैं, इसलिए दूध ज़्यादा लगता है। गिरधारी बोला, जितना दूध आपके वहाँ आता है उतना पूरा दूध सुबह बाबूजी को दिया था। बहू फ़ोन काट देती है और दिमाग दौड़ाने लगती है, कहीं बाबूजी ने दूध गिरा तो नहीं दिया या फिर पी तो नहीं लिया। बेचारे कन्हैया लाल जी डर से सहमे टॉयलेट में चले गए, क्योंकि डर से उन्हें घबराहट होने लगती है और घबराहट में उनका पेट खराब हो जाता है, जैसा अक्सर बढ़ती उम्र में कई बुजुर्गों के साथ हो जाता है। बहू बाहर से चीखे जा रही है,
बाबूजी, बाबूजी, मुझे सब पता चल गया है। दूध कहाँ गया? दूध आपके पेट में गया है। कांताबाई चाय बनाकर ले आई। उसने सबको एक एक कप चाय दी। तभी बहू बोल पड़ी, कांता, बुढ़े को चाय देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा एक गिलास दूध हजम करके बैठे हैं। जाने कहाँ छुप गए, नज़र आए तो बताऊं। बहू के चीखने की आवाज़ सुनकर बेटा अपने कमरे से निकला और बोला, क्यों भाई, क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अब क्या कर दिया किसी ने? गुस्से से लाल होते हुए बहू बोली, आपको तो मेरा चिल्लाना ही नजर आता है। आप अपने बाबूजी के कारनामे नहीं दिखाई देते हैं। अब क्या कर दिया बाबूजी ने? मुझसे क्या पूछते हो? अपने बाबूजी से ही पूछ लो। चाय का कप हाथों में लेता हुआ बेटा बोला, बाबूजी कहाँ हैं? बहू बोली, मुझे क्या पता, छिपकर बैठे होंगे कहीं। चाय का घूंट भरते हुए बेटा बोला, यह बाबूजी भी ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देते हैं। मैंने सोचा आज संडे है, आराम करूँगा, पर नहीं, अपनी किस्मत में आराम कहाँ है। बेचारे कन्हैया लाल जी जैसे तैसे टॉयलेट से बाहर निकले तो बेटा उन पर बरस पड़ा, क्या बाबूजी, आपने कसम खाई है कि आप हमें चैन से जीने नहीं देंगे? क्या करूं मैं आपका? बेचारे कन्हैया लाल जी खामोश खड़े थे। तभी बहू बोली, क्या करूं मतलब? जब इनका खाना पीना बंद होगा तब इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। ऐसे इनकी अक्ल ठिकाने आने वाली नहीं है। कांताबाई रसोई में नाश्ता बना रही थी। बहू रसोई में जाते हुए बोली, कांता, आज इनको नाश्ता मत देना। नाश्ता क्या, दिन का खाना भी मत देना। अरे खाने से याद आया, आपको याद है आज तो मिस्टर रस्तोगी के वहाँ रात को पार्टी में जाना है। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है। बहू चाय के कप समेटते हुए बोली, कांता, आज रात का खाना मत बनाना। बहू ने कन्हैया लाल जी को नाश्ता नहीं दिया। बेचारे कन्हैया लाल जी तो भूख से वैसे ही बेहाल थे, फिर ऊपर से घबराहट से उनका पेट खराब हो गया। अब तो पेट में अतड़ियों के अलावा कुछ नहीं बचा। बेटा बहू डाइनिंग टेबल में नाश्ता कर रहे हैं। कन्हैया लाल जी दूर जमीन पर बैठे उन्हें देख रहे हैं। आज कांता ने आलू के मोटे मोटे पराठे बनाए हैं। उसकी खुशबू कन्हैया लाल जी के नथुनों में जा रही है, जिससे उनकी भूख और तीव्र हो रही है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन कांताबाई ने उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कांता ताई, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। अरे विक्रम बाबा, हाँ कांता ताई, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। मम्मा और पापा कहाँ हैं? बेटा, वह सब तो नाश्ता कर रहे हैं, कांताबाई ने कहा। उतने में ही बहू ने कांताबाई से पूछा, कांताबाई, किसका फ़ोन है? कांताबाई ने कहा, विक्रम बाबा का है। अरे विक्रम का है? बहू उत्साहित होते हुए बोली और रिसीवर लेकर बात करने लगी। विक्रम ने अपनी माँ से पूछा, पापा कहाँ हैं? बेटा, पापा नाश्ता कर रहे हैं। और दादू कहाँ हैं? तब बहू बोली, वह मंदिर गए हैं। कन्हैया लाल जी बहू का मुंह देख रहे थे और मन में अपने आप से कह रहे थे, कितना झूठ बोलती है। मैं यहीं भूख से निढाल जमीन पर पड़ा हूँ और यह मुझे मंदिर भेज रही है। पहले पेट की आग शांत तो हो, तभी तो मंदिर जाऊंगा। मेरे नसीब कहाँ मंदिर जाने के। बहू फ़ोन पर अपने बेटे से बात करने में व्यस्त है। विक्रम बोला, माँ, पापा से मेरी बात करवाना। रेखा राजेश की ओर इशारा करके बोली, सुनिए, विक्रम आपसे बात करना चाहता है। राजेश ने रेखा के हाथों से रिसीवर लेते हुए कहा, हेलो बेटा। विक्रम, कैसे हो? विक्रम बोला, पापा जी प्रणाम। आशीर्वाद देते हुए राजेश बोला, खुश रहो बेटा। और तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? विक्रम बोला, टॉप क्लास पापा। विक्रम बोला, पापा, दादू जब मंदिर से आए तो मेरी बात करवा देना, दादू की बहुत याद आ रही है। विक्रम बोला। राजेश ने कहा, पापा मम्मी की याद नहीं आती है? विक्रम ने कहा, पापा मम्मी की याद भी आती है, लेकिन दादू की थोड़ा ज़्यादा ही आती है। मम्मी से कई बार कहा, लेकिन वह भूल जाती हैं। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। ओके बेटा। ओके पापा। बाय बाय। बाय बाय बेटा। विक्रम अपने दादा के बहुत करीब है, क्योंकि वह बचपन से ही अपने दादू के पास गांव में रहा है। जब विक्रम बहुत छोटा था तब उसके मम्मी पापा ने अपनी नौकरी के चलते उसे गांव में दादा दादी के पास छोड़ दिया था। तब से विक्रम अपने दादा दादी के पास ही गांव में रहकर पढ़ने लगा।
इस वजह से विक्रम दादा दादी के बेहद करीब था। फिर दादी की मृत्यु के बाद वह शहर अपने माता पिता के पास चला आया, लेकिन शहर में उसका मन नहीं लगा। उसने जिद करके अपने दादा को भी अपने पास शहर बुला लिया। उसने 3 साल की उम्र से 18 साल तक अपने दादा के साथ बिताए थे। दादा उसके बेस्ट फ्रेंड थे, क्योंकि उसके मम्मी पापा उस पर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए दादा ही उसके लिए सब कुछ करते थे। वह दादा को ही अपना सब कुछ मानता था और उनसे बेहद प्यार करता था। विक्रम पढ़ाई में बहुत होशियार था। धीरे धीरे समय बीता। विक्रम ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए वह बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। वह दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसका सिलेक्शन विदेश पढ़ाई करने के लिए हुआ और वह पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। इस बीच उसकी घर में फ़ोन से बात होती रहती थी। पहले पहले तो माँ दादाजी से बात करवा देती थी, लेकिन समय के साथ साथ दादाजी से बात करना बंद हो गया। रात को बहू रेखा और बेटा राजेश मिस्टर रस्तोगी की वेडिंग एनिवर्सरी में चले गए। बेचारे कन्हैया लाल जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और रात का खाना भी नहीं बना था। वह भूख से बेहाल हो रहे थे। उन्होंने बेटा बहू के जाने के बाद रसोई में जाकर सोचा क्यों ना अपने लिए रोटियां बना लें, लेकिन जैसे ही उनके दिमाग में बेटे बहू का ख्याल आया, वह रसोई से बाहर आ गए। बाहर आकर वह अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते हैं, तो नींद कहाँ से आती। वह बिस्तर पर वैसे ही 1 घंटे तक निढाल पड़े रहे। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर से रसोई में गए और एक बर्तन में आटा निकाला और आटे में नमक डालकर गूथा और उसकी रोटियां बनाई। फिर चाय बनाकर उसके साथ खाई। लेकिन जब वह बर्तन साफ कर रहे थे, तभी बेटा बहू पार्टी से वापस आ गए। उन्होंने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आकर देखा, रसोई में कन्हैया लाल जी बर्तन साफ कर रहे थे। बहू रसोई में आई और चिल्लाकर बोली, क्यों बाबूजी, यह किस चीज़ के बर्तन साफ किए जा रहे हैं? मुझे तो रोटी की खुशबू आ रही है। उसने अपने पति को बुलाया और कहा, देखो यहाँ जरा, हमारे जाने के बाद यहाँ पकवान बने हैं, जाने कैसी भूख है। कन्हैया लाल जी बोले, बेटा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। इतना सुनते ही बहू चिल्लाई, क्यों, एक गिलास दूध पीकर पेट नहीं भरा आपका? कन्हैया लाल जी बोले, बेटा, पूरे दिन उससे क्या होता है? बहू बोली, इसका मतलब आपने दूध पिया था। फिर वह जोर से चिल्लाई, सुनते हो, देखो, मैंने कहा था ना, सुबह दूध इन्होंने ही पिया। लेकिन आप मेरी सच नहीं मान रहे थे और अब देखो, रसोई में पकवान बनाकर खाए जा रहे हैं। बेटा रसोई में आया और अपने पिता का हाथ खींचते हुए बाहर लेकर आया। उन्हें गेट के बाहर सड़क में छोड़ आया और पीछे से बहू उनका सामान एक प्लास्टिक के थैले में भर के उनके पास सड़क में फेंक आई और बोली, रोज रोज हमारा जीना हराम कर रखा है, अब चलते बनो यहाँ से। बेचारे कन्हैया लाल जी अंधेरे में सड़क पर चले जा रहे थे। वह चलते चलते एक दुकान के आगे से बैठ गए। दुकान बंद थी, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। वह उसी दुकान के आगे से लेट गए और उन्हें नींद भी आ गई। वह कहते हैं ना, भूख न देखे जात पात, नींद न देखे टूटी खाट। आज उनका पेट भरा हुआ था, इसलिए उन्हें नींद भी आ गई। जब सुबह हुई तो उन्होंने एक कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और एक दुकान के आगे जा बैठे। 2-3 दिन वह उसी दुकान के आगे बैठे रहे। आने जाने वाले लोग उन्हें भिखारी समझकर 1-2 रुपये उनके सामने डालकर आगे को बढ़ जाते। वह जिस दुकान के आगे बैठे थे, वह दुकानदार बहुत नरम दिल का इंसान था। वह धर्म को मानता था, इसलिए वह कन्हैया लाल जी को सुबह शाम कुछ न कुछ खाने के लिए दे देता था। लेकिन कन्हैया लाल जी ने कुछ भी नहीं खाया और ना ही उन पैसों को समेटा जो पैसे लोग उन्हें भिखारी समझकर दे रहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आज अपनी यह स्थिति देखकर उनके मन में बहुत पीड़ा हुई और वह ना कुछ खा पाते
और ना किसी से कुछ कह पाते। 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन उनकी खबर करने कोई नहीं आया। उनकी तबीयत अब खराब होने लगी थी। उन्हें देखकर दुकानदार ने ओल्ड एज होम वालों को फ़ोन करके बुलवाया। वह लोग आए और उनका वीडियो बनाकर उन्हें ओल्ड एज होम ले गए और वह वीडियोस उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। देखो किस तरीके से लोग अपने बूढ़े माँ बाप को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। एक दिन उनका पोता सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था। तभी फेसबुक पर उसने अपने दादा की वीडियो देखी तो वह भौंचक्का रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि वह उसके दादाजी हैं। वीडियो में अंतिम समय पर उस ओल्ड एज होम का नंबर दिया था। पोते ने अपने दोस्त को इंडिया फ़ोन किया और उसको सारी बात बताई। उसने अपने दोस्त से कहा, यार तू वहाँ जाकर मेरे दादाजी को देख कर आ। मैं छुट्टी लेकर 1 हफ्ते में पहुँचता हूँ। तू तब तक मेरे दादाजी का ख्याल रखना। विक्रम के दोस्त ने ओल्ड एज होम का नंबर लेकर वहाँ फ़ोन किया और वह ओल्ड एज होम में विक्रम के दादाजी से मिलने गया और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। 1 हफ्ते बाद विक्रम भी इंडिया आ गया। वह सीधे अपने दोस्त के घर गया और अपने दादाजी से मिला। उसने दादाजी से सब कुछ पूछा, लेकिन उसके दादाजी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। जब विक्रम ने अपने सर पर हाथ रखकर कसम दिलवाई तो तब उन्होंने सब कुछ कह डाला। वह कहते कहते विक्रम से लिपटकर रोने लगे। विक्रम को याद आया जब वह छोटा था, उसे जब कोई चीज़ नहीं मिलती थी वह भी दादाजी को पकड़कर ऐसे ही रोता था। वक्त ने करवट खाई और आज दादाजी विक्रम की जगह पर थे और विक्रम दादाजी की जगह पर था। सच ही तो कहते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़े उनका ख्याल रखते हैं और जब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके माँ बाप, उनके बुजुर्ग उनके बच्चे हो जाते हैं। तब विक्रम ने अपने दादाजी को अपने साथ लिया और अपने घर गया। उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी आप मेरा गाड़ी में बैठकर ही इंतज़ार करना, मैं अभी आता हूँ। विक्रम अपने घर आया और दरवाजे की घंटी बजाई तो कांताबाई ने दरवाज़ा खोला और चिल्लाई, बीबी जी देखिए तो कौन आया है। रेखा अपने कमरे से बाहर आई और विक्रम को देखकर चिल्लाई, विक्रम तुम यहाँ कैसे। दौड़कर उसके गले से लिपट गई और बोली, मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा, अपनी माँ को सरप्राइज़ देने का यह कौन सा तरीका है। तब विक्रम ने अपनी माँ को अपने से दूर करते हुए कहा, माँ पापा कहाँ हैं। बेटे की आवाज़ सुनकर राजेश कमरे से बाहर आया और बेटे को देखकर खुशी से सराबोर हो गया। जैसे ही राजेश ने उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो विक्रम ने उनके हाथ वहीं रोक दिए और पूछा, माँ पापा दादाजी कहाँ हैं। तब उसकी माँ बोली, बेटा दादाजी तो अपने दोस्त के पास गांव गए हैं। वह कह रहे थे कि अब वह गांव में ही रहेंगे, उनका यहाँ मन नहीं लगता है। तब विक्रम ने पूछा, माँ गांव की ज़मीन और मकान तो आप दोनों ने बेच दिए हैं, अब वह कहाँ रहेंगे। तब बहू बोली, वह कह रहे थे कि मैं अपने दोस्त के पास रह जाऊँगा। उतने में ही विक्रम बोला, अच्छा तो दादाजी के वह कौन से दोस्त हैं, मुझे बताना, मैं दादाजी से वही मिलने जा रहा हूँ। तब बहू घबराई और बोली, बेटा तेरे दादाजी का दिमाग खराब हो गया था, वह घर से जाने कहाँ चले गए। तब विक्रम ने कहा, फिर आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। तब राजेश और रेखा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और विक्रम ने बाहर जाकर गाड़ी में से अपने दादा को हाथ का सहारा देकर नीचे उतारा और अंदर ले गया। उसने उन्हें वह वीडियो दिखाया। तब वह अपने मम्मी पापा से बोला, मुझे शर्म आती है आप दोनों को अपना मम्मी पापा कहने में, क्योंकि जो अपने बुजुर्गों की ऐसी हालत कर सकता है वह कितना बड़ा स्वार्थी और निर्दयी होगा। आज से आपका और मेरा कोई नाता नहीं है। मेरे लिए तो बचपन में भी मेरे दादाजी ही सब कुछ थे और अब भी वह मेरे लिए सब कुछ हैं। इतना कहकर विक्रम अपने दादा को लेकर गेट से बाहर चला गया। उसके मम्मी पापा पीछे से उसे आवाज़ देते रहे कि विक्रम हमें माफ़ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन विक्रम ने उनकी एक ना सुनी, वह अपने दादा को लेकर चला गया। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरा एक छोटा सा प्रयास पसंद आया है तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजिएगा,
क्योंकि आपका मार्गदर्शन ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपको कहानी थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।